हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। हम कल लाइव नहीं आ पाए थे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के चक्कर में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एग्जैक्टली नहीं था, फ्लक्चुएशंस हो रहे थे बहुत ज़्यादा। सो उस कारण से मुझे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दोनों का क्लास लाइव लेक्चर कैंसिल करना पड़ा था। आज उसी लाइव स्ट्रीमिंग जो मैंने बना के रखा था उसी के थ्रू मैं आज का लेक्चर ले रहा हूं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं न्यू टॉपिक की। ओके, निधि अग्रवाल, ऋत्विक, स्नेहल, दुर्गेश, गुड मॉर्निंग बेटा। अजय, विद्या, दुर्गेश, गुड मॉर्निंग। आयुष, आयुष बेटा इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा, इसी चैनल पे आपको 8th नंबर लेक्चर दिख जाएगा। ऋत्विक हर्ष कुमार मखीजा, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल साईं, जय झूलेलाल। आयुष सोमानी, बायबैक एंड हो गया क्या? यस, बायबैक एंड हो चुका है। पेज नंबर 2.8 पर 10th पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। 10th पॉइंट एक्सप्लेन कर दो 2.8 पर। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो क्या? टू पॉइंट एट पर मतलब कौन सा वाला टॉपिक बेटा, बोलना तो। कौन सा वाला टॉपिक कह रहे हो? कौन सा वाला पॉइंट बोल रहे हो बेटा? ये 26% वाला क्या? The shares with differential rights shall not exceed 26% of the total post issue paid up equity share capital including equity shares with differential rights issue at any point of time। देखिए, ये कह रहा है कि डिफरेंशियल राइट्स, हर शेयर्स के अलग अलग राइट्स हो सकते हैं बट 26% से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनको नॉर्मल राइट्स दिए गए, बट अगर आप कोई दूसरे शेयर्स इशू कर रहे हो जिनको आप डिफरेंशियल राइट्स दोगे, उनको आप 26% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं दे सकते हो। मतलब टोटल पेड अप कैपिटल जितना रहेगा उसका 26% से ज्यादा वो डिफरेंशियल राइट नहीं हो सकते। ऑर्डिनरी शेयर्स का नॉर्मल राइट्स के अलावा अगर आप कोई दूसरे राइट्स इशू कर रहे हो, दूसरे शेयर्स इशू कर रहे हो हैविंग डिफरेंट राइट्स, वो 26% से ज्यादा नहीं हो सकते। थैंक यू हर्ष कुमार, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, बढ़ते हैं आज के चैप्टर में, दैट इज ईसॉप, राइट। मैं उसको एक बार देख लूंगा अजय, एक बार मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इसको एक बार चेक करूंगा। मैं अभी इस पे फिर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। गिव मी सम टाइम। आज की क्लास के बाद मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या चेंजेस हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या चेंजेस हैं। चलिए, माइट भी हो सकता है चेंज हुआ हो और मैंने अपनी बुक में करेक्ट नहीं किया हो, तो मैं उसको एक बार देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करें अब न्यू टॉपिक। नया टॉपिक शुरू करें। न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि
आपके पास सेपरेट कॉपी है कि नहीं है, मतलब आप ऐसे मिक्स एंड मैच करके बिल्कुल मत करिए. अगर इफ यू गाइज आर सीरियस रिगार्डिंग द क्लासेस, यू आर कंटिन्यूइंग द क्लासेस विथ फुल फ्लो, प्लीज डू मेंटेन अ सेपरेट कॉपी फॉर एडवांस अकाउंट्स चैप्टर्स, राइट. चलिए तो शुरू करते हैं. अपना जो चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ईसॉप, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान. ठीक है. भूमि जैन, आई एम न्यू इन दिस क्लास. बेटा कोई दिक्कत नहीं, आज से वैसे भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस क्लास देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. बच्चों ये ईसॉप क्या होता है, हम उसकी अकाउंटिंग समझ रहे हैं. ठीक है, पहले तो एक छोटा सा नाम लिख के रखिए. आपको आगे चल के हो सकता है आप मुझसे ही खुद पूछें, इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं पहले से ही. ये नाम नोट करके लिख ले, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कुछ. सर सेपरेट मतलब कंसेप्ट और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग? नहीं 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 नहीं, सेपरेट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग होनी चाहिए. एएस आगे चल के जो भी आप करेंगे, एएस के जो भी क्लासेस आप जब देखेंगे, तो एएस के लिए यही सेम बुक नहीं होगी, पहली बात तो. और अगर आप अभी भी मतलब 9 क्लासेस 10 क्लासेस में सिर्फ आप ऐसे ही कुछ भी कॉपी वगैरह यूज कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो ऐसे ही कॉस्टिंग की कॉपी उठा ली, पीछे पीछे हमने एडवांस अकाउंट शुरू कर लिया. ये हरकतें हम करते थे, हम भी करते थे कहीं ना कहीं. तो वो बोल रहा हूं कि वो हरकतें मत करो कि यार चलो यार एफएम की कॉपी खाली पड़ी है, कॉस्टिंग की कॉपी खाली पड़ी है, लॉ वाली खाली पड़ी है, या कोई भी पड़ी हुई है, फाउंडेशन वाली पड़ी है, चलो उसी में लिख लेते हैं, पीछे 4-5 पेजेस तो है. ये हरकतें मत करना, बिल्कुल ही नया रजिस्टर से शुरू करो, वो ज्यादा अच्छा है. गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट. सर ये क्या चीज है? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी कंप्लाई करने पड़ते हैं हर कंपनी को. सर ये कहां लिखा है? ये लिखा है कंपनीज एक्ट में. कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हुआ है कि हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 के थ्रू. और हर वो कंपनी को कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त. मतलब ये कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना. हमने ये फर्स्ट क्लास में भी देखा था, शेड्यूल 3 के केस में हमने देखा था कि जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है उनको शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 अप्लाई करना होता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भूले तो नहीं होंगे, राइट? अच्छा, दूसरी बात, सर ये गाइडेंस नोट क्या होता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि गाइडेंस नोट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह होता है, बट हां थोड़ा सा सिमिलर जरूर होता है. मतलब गाइडेंस नोट मैंडेटरी नहीं होता है कंपनीज के लिए, याद रखिएगा. गाइडेंस नोट मैंडेटरी नहीं होता है कंपनीज के लिए. गाइडेंस नोट बेसिकली रिकमेंडेटरी होता है कि अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज की अकाउंटिंग जो कि किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रेस्क्राइब नहीं है. गाइडेंस नोट में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग गाइडेंस नोट बनाए जाते हैं. प्रेजेंटेशन बेस्ड कुछ गाइडेंस नोट होते हैं, कुछ डिस्क्लोजर बेस्ड गाइडेंस नोट होते हैं, कुछ अकाउंटिंग बेस्ड होते हैं. ये है अकाउंटिंग बेस्ड गाइडेंस नोट. गाइडेंस नोट कौन इशू करता है? क्या कंपनीज एक्ट एमसीए इशू करता है? नहीं, गाइडेंस नोट इशू करता है आईसीएआई, इशूड बाय आईसीएआई.
और ये रिकमेंडेटरी होते हैं। रिकमेंडेटरी मतलब रिकमेंड किए जाते हैं कि आप चाहो तो शेयर बेस्ड पेमेंट के रिगार्डिंग आपके पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, अब आप क्या करोगे, तो आप अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो जो अकाउंटिंग लिखी गई है गाइडेंस नोट में, और यही अकाउंटिंग फॉलो की जाती है कंपनीज के द्वारा। क्योंकि इस टॉपिक पर, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है शेयर बेस्ड पेमेंट, इस टॉपिक पर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया। हां, इंड एएस जरूर बनाया गया है, पर कंपनी इंड एएस तो फॉलो करेगी कि नहीं, कंपनी को तो एएस फॉलो करने, राइट। अच्छा सर, ये नाम क्या है, गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। सर इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करती है शेयर्स के फॉर्म में, अगर कंपनी किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करती है शेयर्स के फॉर्म में, याद रखिएगा मैंने कहा शेयर्स के फॉर्म में, जैसे कंपनी ने मशीन खरीदा और शेयर्स इशू कर लिए आउटसाइड पार्टी को, दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। कंपनी ने कंसल्टेंसी लिया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक इंजीनियर से, और पेमेंट कर दिया शेयर्स के फॉर्म में, शेयर्स इशू कर दिए, पेमेंट कर दिया शेयर्स के फॉर्म में और शेयर्स इशू कर दिए, दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। आई बात समझ में कि नहीं, दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। तो इसी शेयर बेस्ड पेमेंट में एक और पेमेंट, मतलब इसी शेयर बेस्ड पेमेंट में एक और एग्जांपल आता है, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है। सर क्यों कर रही है, सीधी सीधी बात है, एम्प्लॉइज ने कंपनी को सर्व किया है, काम किया है कंपनी का, तो सर उनको सैलरी तो मिल रही है ना। तो क्या एम्प्लॉइज को सिर्फ सैलरी मिलती है आज के जमाने में, क्या इंसेंटिव्स नहीं मिलते, क्या अलाउंसेस नहीं मिलते, क्या मिलते हैं ना। तो जैसे कंपनीज जैसे अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव्स देती हैं, अलाउंसेस देती हैं ताकि वो मोटिवेट हो, वैसे ही कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स भी देती है। आप कभी भी, अगर आप थोड़ा बहुत भी आईपीओ के बारे में जानते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे, बहुत सारी कंपनीज जब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती हैं, जब अपना शेयर इशू करती हैं, तो उसमें पहले से ही रिजर्व कर लेती हैं कि हम इतने शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को इशू करने वाले हैं, इतने रुपए में। तो कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को भी शेयर इशू करती हैं सस्ते दाम में, कंसेशनल प्राइस पे, उसको भी कहा जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट। आई मेरी बात समझ में, उसको भी कहा जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। आई मेरी बात समझ में, बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं। सर स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड शेयर्स अंडर ईसॉप अलग है क्या? नहीं, मैं आपको अभी आने वाले थोड़ी देर में बता दूंगा कि ये स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसॉप दोनों में क्या अंतर होता है, पर दोनों चीजें कवर होती हैं शेयर बेस्ड पेमेंट में, दोनों चीजें कवर होती हैं शेयर बेस्ड पेमेंट में, राइट। तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स में मतलब कंपनी अगर किसी भी तरीके से शेयर्स के बेसिस पर कोई पेमेंट करती है, मैंने बोला किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर शेयर्स के बेसिस पर पेमेंट किया जाएगा, दैट पेमेंट विल बी कवर्ड अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट्स गाइडेंस नोट। अब क्या आपके सिलेबस में ये गाइडेंस नोट है? इनडायरेक्टली यस, बिकॉज आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में जो चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग फॉर ईसॉप, दैट इंटायर चैप्टर इज गवर्न्ड थ्रू दिस गाइडेंस नोट। मतलब अगर हमें चैप्टर को समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि गाइडेंस नोट में क्या लिखा हुआ है। तो सर हम गाइडेंस नोट पढ़ेंगे, हम गाइडेंस नोट पैरा बाय पैरा नहीं पढ़ेंगे, गाइडेंस नोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऑलरेडी अपने चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स में लिख चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो बुक है, ये जो मेन बुक है हमारी, जो क्लास वर्क बुक है, ये क्लास वर्क बुक में मैंने
क्वेश्चंस के अलावा कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो इसमें हमने गाइडेंस नोट को कवर कर लिया है, डोंट वरी। बस मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके थ्रू कवर हो रहा है, क्यों है, क्या है। स्पेशली ईसॉप के बारे में तो बहुत लोगों को लगता है ईसॉप एक चैप्टर है, पर बहुत कम लोगों को पता रहता है कि ईसॉप जो है वो कहीं ना कहीं किसी गाइडेंस नोट के थ्रू गवर्न किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट में सारे प्रकार के पेमेंट्स जो शेयर्स के बेसिस पर किए जाते हैं वो कवर होते हैं। तो क्या हम गाइडेंस नोट पूरा अप्लाई करेंगे? नहीं। हमारे चैप्टर का नाम है ईसॉप, मतलब हम सिर्फ एक ही प्रकार का पेमेंट कवर कर रहे हैं जो कि हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। अगर हम सप्लायर्स को पेमेंट देंगे तो वो हमारे चैप्टर में कवर नहीं होगा, ऑल्दो उसकी अकाउंटिंग भी इधर बताई गई है। तो अगर हम कोई एम्प्लॉय के अलावा किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम इस चैप्टर में कवर नहीं करने वाले। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले हैं ईसॉप, मतलब एम्प्लॉय से जुड़े हुए शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ठीक है, अच्छा आइए थोड़ा सा रीड करते हैं पहले टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट, कि सर ये टॉपिक का पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या क्या चीजें हैं। आइए बच्चों, आई होप आपके पास नोट्स होंगे, आई होप आपके पास नोट्स भी होंगे, है ना? नोट्स हैं सबके पास? मुझे बताइए नोट्स आप सबके पास हैं कि नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कितने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। नोट्स हैं? ओके, ईसॉप के भी मैंने नोट्स शेयर किए थे, आई थिंक। वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मैंने ईसॉप के भी नोट्स आपको ड्राइव में शेयर किए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज एन ऑप्शन। ऑप्शन यहां लिखो, दैट इज राइट। मतलब सर एम्प्लॉय स्टॉक मतलब यहां पर शेयर, ऑप्शन प्लान मतलब स्कीम। ऑप्शन ये एक एम्प्लॉयज को दिया जाने वाला अधिकार है, ये दिया जाने वाला एक राइट है। एम्प्लॉयज को अगर कंपनी ईसॉप देती है तो एम्प्लॉय के लिए ये एक राइट हो गया, चाहे एम्प्लॉय उस राइट को एक्सरसाइज करे चाहे उस राइट को एक्सरसाइज ना करे, ये एम्प्लॉय की मर्जी। एम्प्लॉय चाहे तो शेयर्स ना भी खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है ये एक ऑप्शन है जो कि किसको दिया जाता है? जनरली आमतौर पर गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और ऑफ इट सब्सिडरी। इवन कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी ऑफर कर सकती है। मतलब ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को बल्कि सब्सिडरी कंपनी के भी डायरेक्टर्स, परमानेंट ऑफिसर्स और परमानेंट एम्प्लॉयज को भी ऑफर किया जाता है ईसॉप, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ द कंपनी टू, एक सेकेंड, ऑफ द कंपनी डबल आ गया, एसोसिएट कंपनी टू परचेज, यहां से इंपॉर्टेंट है, टू परचेज और सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ कंसेशनल प्राइस जनरली। सो एक कंपनी ये ऑफर किसको देती है, ये प्लान किसको देती है? डायरेक्टर्स को दे सकती है, अपने ऑफिसर्स को दे सकती है, परमानेंट एम्प्लॉयज को दे सकती है, ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को बल्कि सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के एम्प्लॉयज को भी दे सकती है, और एक सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को भी दे सकती है। क्या देती है कि आप चाहें तो कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हो फ्यूचर में, एट अ फ्यूचर डेट। याद रखिएगा यहां पर क्या लिखा है, एट अ फ्यूचर डेट। एट अ फ्यूचर डेट, आई बात समझ में कि नहीं?
एट अ फ्यूचर डेट, मतलब जो ऑफर मैं आपको दे रहा हूं शेयर्स का, वो शेयर्स फ्यूचर में आप मुझसे ले सकते हो। मैं जब फ्यूचर में इशू करूंगा ये शेयर्स, तो आप हमसे ये शेयर्स ले सकते हैं। एट अ कंसेशनल प्राइस, जनरली इस पे इंप्लॉइज को थोड़ा सा कंसेशन दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, एट अ फ्यूचर डेट, मतलब ये जो ऑफर होता है ईसॉप का, ये इंप्लॉइज को कहता है कि आप हमसे शेयर ले सकते हैं, अगर हम फ्यूचर में शेयर इशू करते हैं तो आप हमसे ये शेयर ले सकते हो। दूसरा, आप कंसेशनल प्राइस पे ले सकते हो, मतलब अगर शेयर का मार्केट वैल्यू 50 रुपए है तो हम आपको ये 40 रुपीज में दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना, तो 40 रुपीज में आपको शेयर दे देंगे, कंसेशनल प्राइस। सो सर कंसेशनल प्राइस पे देना जरूरी है? इट इज नॉट नेसेसरी, कोई नेसेसरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर, ईसॉप के ऊपर, बात को समझिएगा, ईसॉप के ऊपर कोई लॉ नहीं है, जैसे कंपनीज एक्ट नहीं अप्लाई होता ईसॉप के ऊपर। ये कंपनी की मर्जी, ये कंपनी की इच्छा कि कंपनी कितने प्राइस पर अपने एम्प्लॉइज को शेयर देना चाहती है, ठीक है। पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट, द कंपनी ग्रांटिंग ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉय परसुएंट टू ईसॉप्स विल हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज इफ एनी। टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस, फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस। सर ये एक्सरसाइज प्राइस मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सपोज मार्केट प्राइस इज 50 रुपीज and company decided to issue the shares to give the ESOP at 40 rupees, that 40 will become exercise price। वो जो 40 रुपीज होगा ना, उसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। सो कंपनी के पास फ्रीडम है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है कि आपको मिनिमम प्राइस इतना रखना पड़ेगा, मैक्सिमम प्राइस इतना रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। तो बेसिकली ये कंपनी की इच्छा है, कंपनी की अपनी फ्रीडम के ऊपर है कि कंपनी एक्सरसाइज प्राइस कितना रखना चाहती है, ठीक है ना। आमतौर पर कंपनी एक्सरसाइज प्राइस सोच समझ के रखती है कि यार एम्प्लॉइज अवेल कर लें, ऐसा नहीं कि हमने ऑफर भी दे दिया, हमने प्लान भी दे दिया और एम्प्लॉइज ने मना भी कर दिया, ठीक है। There shall be a minimum period of 1 year between the date of grant of option and the date of vesting of the option। सर ये क्या होना चाहिए? यहां ये कहा गया है कि भाई अगर आप ईसॉप देते हो तो मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए। अगर आप ईसॉप देते हो, इन केस ऑफ ईसॉप लिखना, इन केस ऑफ ईसॉप ओनली। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, इसका मैं रीजन आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। इन केस ऑफ ईसॉप ओनली, ईसॉप के केस में 1 साल का गैप होना चाहिए। सर मतलब आपने जिस दिन ऑफर दिया उस डेट को बोलते हैं ग्रांट डेट, और जिस दिन आप ये कह सकते हो कि जिस दिन आप शेयर इशू करोगे, या जिस दिन आप ये बोलोगे कि यार अब फाइनली तुम इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो गए हो। इसको ऐसा समझो कि मैंने आज तेरे को ऑफर दिया, समझना मेरी बात को, बीच में कोई डाउट नहीं पूछना अभी पहले। मैंने तेरे को आज ऑप्शन ग्रांट किया, मैंने बोला ओ भाई मस्त मजा, तू एक काम कर, मैं तेरे को 500 शेयर दूंगा हमारी कंपनी के, मैं तेरे को 500 शेयर्स दूंगा, ठीक है ना। मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस है 90 रुपीज, मैं तेरे को शेयर इशू करूंगा 40 रुपीज में। वाओ, बहुत ही जबरदस्त ऑफर। सर कब लेना है? अभी नहीं, 1 साल बाद, ठीक है। तब तक तू मेरी कंपनी में काम कर, अगर तूने काम अच्छा किया तो तू 1 साल बाद इस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सो एलिजिबल हो जाएगा, जो मैंने वर्ड बोला ना, उसका रिलेशन है इस डेट से। कौन सी डेट से सर? उसका रिलेशन है डेट ऑफ वेस्टिंग। डेट ऑफ वेस्टिंग मतलब जिस दिन सच्ची मुच्ची इंप्लॉय एलिजिबल हो गया, और डेट ऑफ ग्रांट मतलब जिस दिन इंप्लॉयर ने सिर्फ ऑफर दिया है, पर ऑफर में अगर कोई कंडीशन छुपी हुई है तो वो कंडीशन अगर तूने फुलफिल कर ली, दैट डेट विल बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ वेस्टिंग। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो डेट ऑफ ग्रांट और डेट ऑफ वेस्टिंग के बीच में मिनिमम 1 साल का पीरियड होता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों? अब ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बोलूंगा कि वो जरूर, ग्रांट एंड ग्रांट डेट, ग्रांट एंड ग्रांट डेट एक पहला टर्म इंपॉर्टेंट है। मैं जरूरी नहीं कि लिखवाऊंगा हर टर्म को लेकर, मैं हर टर्म लिखवाऊंगा नहीं, ये जरूरी नहीं है, हां लिखवाऊंगा ये जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझाते जाऊंगा। देखो बेटा, ग्रांट का मतलब होता है ऑफर देना, टू प्लान समथिंग, टू गिव ऑफर। ग्रांट मतलब टू गिव ऑफर, और ग्रांट डेट मतलब जिस दिन ऑफर दिया गया। ग्रांट और ग्रांट डेट, ग्रांट ऑफर देना, ग्रांट डेट किस दिन ऑफर दिया वो वाली डेट, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से, द टर्म ग्रांट इन रिलेशन टू ईसॉप मींस इशू ऑफ ऑप्शन। मैंने ऑप्शन दिया, मैं शेयर इशू नहीं कर रहा हूं, शेयर तो मैं बाद में इशू करूंगा, अभी तो सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूं, राइट दे रहा हूं टू द एम्प्लॉय अंडर ईसॉप। द ग्रांट डेट विल बी द डेट ऑन विच ऑप्शन इज इशूड। तो बेसिकली ग्रांट मतलब क्या, ग्रांट मींस गिविंग ऑप्शन फॉर ESOP, giving option for ESOP. ग्रांट मींस गिविंग ऑप्शन फॉर ESOP. ग्रांट डेट में लिख नहीं रहा हूं, ग्रांट डेट मतलब जिस दिन ऑप्शन दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रांट डेट। अंडरस्टूड और नॉट? ऑप्शन, अच्छा सर ऑप्शन का मतलब, ऑप्शन का मतलब राइट, ऑप्शन मींस राइट, ऑप्शन मींस राइट, ऑप्शन मींस राइट। क्लियर बेटा? आगे बढ़िए। ऑप्शन मींस अ राइट, लिखा भी है, ऑप्शन मींस अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। एम्प्लॉय के पास अधिकार है, मना भी कर सकता है, एम्प्लॉय मना भी कर सकता है और एम्प्लॉय हां भी बोल सकता है। वो एक बहुत ही कॉमन मीम आता है ना, एक लड़का ऐसे करता है फिर ऐसे करता है, पता नहीं वो उसकी इमेज आती है 2 बार, पता नहीं इस टाइप से। तो वो मना भी कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन परचेज ऑफ ESOS। अब देखो यहां पर ESOS लिखा है, ESOS हो चाहे ESOP हो, टू परचेज और सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। सर ESOS मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOP मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ESOS बोलो ESOP बोलो, इट डजंट मैटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदल दिया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदल दिया सिर्फ। आई बात समझ में कि नहीं? अब नाम बदल देना आपका, ऑब्वियसली आपका भी घर पे कुछ ना कुछ आपके घर वाले कुछ और नाम से बुलाते होंगे, ठीक है ना। एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब एक्सरसाइज प्राइस। ये जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है ये क्या है, ये एक्सरसाइज प्राइस है, ये एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, दूसरा टर्म है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम ऑफर कर रहे हैं, जिस प्राइस पे एम्प्लॉय ESOP खरीद सकता है, द प्राइस ऑफर्ड फॉर ESOP, इतने पे आपको मिलेगा, द प्राइस ऑफर्ड फॉर ESOP। दिस मे और मे नॉट बी अ कंसेशनल प्राइस, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस। ये डिस्काउंटेड प्राइस भी हो सकता है, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं भी हो सकता है। इट मे और मे नॉट बी अ कंसेशनल प्राइस।
जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कंसेशन पे भी हो सकता है, वो विदाउट कंसेशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हर बार कंपनी कंसेशन पे ही दे। तो सर फिर एम्प्लॉय खरीदा क्यों? मत खरीद भाई, मत खरीद भाई, तू डायरेक्ट खरीद ले जाके मार्केट से। हम तेरे को डायरेक्ट दे रहे हैं, ऐसे बिना मार्केट के तू जाके ब्रोकर के थ्रू खरीद ले आ। तो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बेटा? अच्छा, उसके बाद आप लिख रहे होंगे ना बेटा, मैं मान के चल रहा हूं आप लिख रहे होंगे कॉपी में। उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस के बाद वेस्टिंग, वेस्ट। ये वेस्टिंग मतलब क्या, वेस्ट मतलब क्या? ये डब्ल्यू वाला वेस्ट नहीं है, याद रखना। ये VEST है, डब्ल्यू वाला वेस्ट नहीं है। डब्ल्यू वाला वेस्ट तो वो तो डायरेक्शंस होते हैं। और VASTE नहीं है, वो वेस्ट 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 वो भी नहीं है, ये वेस्टिंग है। वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब एलिजिबिलिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वेस्टिंग मतलब एलिजिबिलिटी। वेस्टिंग मतलब एलिजिबिलिटी, मतलब तू सच्ची मुच्ची एलिजिबल कब होगा इस ऑफर के लिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट में फर्क होता है। ग्रांट डेट पे सिर्फ मैंने तेरे को ऑफर दिया है, हो सकता है उस ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो। अगर तूने कंडीशन फुलफिल कर ली तो ये ऑफर तुझे वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा मतलब ये तुझे ऑफर एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना? तो वेस्टिंग मींस बेसिकली employee become eligible. Wasting means employee become eligible. Guys understood or not? वेस्ट बोलो, वेस्टिंग बोलो। जब मैं बोलूंगा ना ऑप्शन इज वेस्टेड, जब मैं ये कहूं ऑप्शन इज वेस्टेड, या क्वेश्चन में लिखा हो आउट ऑफ टोटल 10,000 ऑप्शंस 8,000 आर वेस्टेड, इसका मतलब समझ जाना कि 8,000 ऑप्शन वेस्ट हो गए, मतलब 8,000 शेयर्स एलिजिबल हो गए, हम दे सकते हैं। मतलब 8,000 शेयर्स पर कंडीशन फुलफिल हो गई। कुछ जो 2,000 नहीं हुए, इसका मतलब जिनको 2,000 ऑप्शंस दिए गए थे उन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की, वो अनवेस्टेड रह गए, मतलब हम उनको शेयर इशू नहीं करेंगे। ऐसा बोल रहा हूं मैं कि मैंने सपोज आई हैव ग्रांटेड 10,000 ऑप्शंस, ग्रांटेड ऑफर दिया, आई हैव ग्रांटेड 10,000 ऑप्शंस 10,000 ऑप्शंस, आउट ऑफ 10,000 8,000 वेस्टेड, मींस 8,000 ऑप्शंस मतलब 8,000 शेयर्स जिसको भी दिए गए थे, जिसको भी ऑफर किए गए थे, उन्होंने कंडीशन फुलफिल कर ली होगी, इसलिए हम बोल रहे हैं वेस्टेड, मतलब वो हो गए एलिजिबल, अब हम उनको शेयर इशू कर सकते हैं। अभी तक तो हमने उनको ग्रांट किया था, ठीक है। और मैं बोलूं कि अनवेस्टेड 2,000, मतलब वो लोग कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, उनको शेयर इशू नहीं करेंगे। तो शेयर इशू नहीं करेंगे मतलब शेयर इशू की एंट्री नहीं होगी। आई बात समझ में? सो वेस्टेड, अनवेस्टेड। वेस्टेड कहीं ना कहीं इसका सेंस बनता है एलिजिबिलिटी से, एलिजिबल। आई बात समझ में कि नहीं? दैट मीन्स employees have fulfilled all the required conditions to become eligible. For ESOP, for ESOP। आई बात समझ में? फॉर ESOP। गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
ये देखिए वेस्टिंग, मैं एक ऊपर का वेस्टिंग पीरियड छोड़ रहा हूं, पहले वेस्टिंग मींस द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय इज गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम अंडर द ईसॉप। ये कह रहा है वेस्टिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एम्प्लॉय को राइट दिया जाता है कि चल तो अब तू अप्लाई कर सकता है जो तुझे ग्रांट किया गया था। एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर लिया जाता है। अब वो प्रोसेस क्या है? बेसिकली कंडीशंस को फुलफिल करना। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने आपको सिंपल भाषा में लिखवाया कि अगर तुम कंडीशंस फुलफिल कर लोगे तो तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो ये क्या है? एक प्रोसेस। तो वेस्टिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रांट की गई ऑप्शन एलिजिबल हो जाती है और एम्प्लॉय उसको अप्लाई कर पाता है। ये इसको कहते हैं वेस्टिंग। ये लो भाई, स्क्रीन लिख लो, ले लो। ठीक है सर। वेस्टिंग पीरियड मतलब, वेस्टिंग पीरियड मींस द पीरियड ड्यूरिंग विच वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय टेक्स प्लेस। अब मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 2 साल बाद शेयर इशू करूंगा, आप 2 साल बाद इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आज मैं आपको ग्रांट कर रहा हूं, आप 2 साल बाद एलिजिबल हो जाओगे। तो 2 साल बाद एलिजिबल क्यों होगे? क्योंकि आपको 2 साल कंपनी में काम करना है, आपको 2 साल तक मिनिमम 2 इयर्स कंपनी को सर्व करना है। अगर आप 2 साल तक मिनिमम कंपनी को 2 इयर्स तक सर्व करोगे तो मैं आपको ये ऑप्शन इशू कर दूंगा। ये बात बहुत जरूरी है, आगे आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आने वाली है, तो इसको प्लीज हल्के में मत लेना। जितने भी मैं अभी आपको ये टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं ना, ग्रांट से लेकर, ये सारे के सारे टर्म्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के में काम आने वाले। सो मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर 2 years you will be eligible for this ESOP. The condition is you have to serve the company for 2 years. आपको कंपनी को सर्व करना पड़ेगा 2 साल तक। टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट? सो दिस 2 year पीरियड इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग मतलब क्या? एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है, मतलब एम्प्लॉय एलिजिबल हो सकता है। अब वो एलिजिबिलिटी के लिए कितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। अंडरस्टूड और नॉट? वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 साल होता है, हमने ऊपर पढ़ा। देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year बिटवीन डेट ऑफ ग्रांट एंड डेट ऑफ वेस्टिंग। ग्रांट से लेकर वेस्टिंग तक मिनिमम 1 साल का टाइम होता है ईसॉप के केस में। वेस्टिंग पीरियड ज्यादा भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, वॉट। ठीक है। एक्सरसाइज, मैंने आपको एक्सरसाइज प्राइस बताया था। Exercise means making an application by the employee to the company for issue of shares against option wasted। देखो लिखा है option wasted, जो ऑप्शन उसको वेस्ट हो चुके हैं, मतलब जिनके लिए वो एलिजिबल हो चुका है, अब वो अप्लाई कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अपने 100 एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया, ग्रांट किया। अब देखो वर्डिंग्स पर समझना, मैंने 100 एम्प्लॉइज को ऑप्शन ग्रांट किया कि मैं आपको शेयर्स इशू करूंगा। वेस्टिंग कंडीशन इज यू हैव टू सर्व मी फॉर 2 years। आफ्टर दैट, आफ्टर 2 years जितने लोग मेरी कंपनी में रहेंगे इन 100 एम्प्लॉइज में से, दैट एम्प्लॉइज विल बी एलिजिबल, द ऑप्शन विल बी वेस्टेड टू देम। सो ऑन ग्रांट डेट देयर आर माई 100 एम्प्लॉइज। The condition is, the offer is, I will grant you, I will give you, I will issue my shares, my company shares to all of you, subject to the condition that you have to serve me for a period of 2 years। आपको मेरी कंपनी में 2 साल काम करना पड़ेगा। Suppose after 2 years there are only 70 employees, there are only 70 employees, that means 30 employees during first and second year काम छोड़, कंपनी छोड़ के चले गए। तो नाउ टेल मी हाउ मेनी इंप्लॉइज आर एलिजिबल? 70 इंप्लॉइज आर एलिजिबल बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड द वेस्टिंग कंडीशंस, द ऑप्शन इज वेस्टेड टू देम।
ऑप्शन उन्होंने वेस्ट, ऑप्शन उनको वेस्ट हो गया, वो एलिजिबल हो गए, 70 इंप्लॉइज बिकम एलिजिबल. ओके, अंडरस्टूड. नाउ आउट ऑफ 70 इंप्लॉइज 60 इंप्लॉइज आर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन एक्चुअली. मतलब 70 में से 60 लोग एक्चुअल अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ उनको शेयर चाहिए, बाकी 10 लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाकी 10 लोग बोल रहे हैं हमें शेयर नहीं चाहिए. तो फिर गए क्यों नहीं कंपनी से? अरे भाई कंपनी जरूरी थोड़ी है कि कंपनी से जाना जरूरी है, मतलब नहीं गए पर शेयर भी नहीं चाहिए. हमें ये कंपनी अच्छी लगती है पर हमें शेयर नहीं चाहिए. क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है. भाई फ्री में थोड़ी दे रहे हो. अच्छा सर फ्री में दे सकते हैं क्या? फ्री में भी दे सकते हैं, पर यहां पर मैंने बोला कि आपको एटलीस्ट मार्केट प्राइस का 50% देना पड़ेगा. आई बात समझ में कि नहीं? मार्केट प्राइस का 50%. 10 इंप्लॉइज ने बोला नहीं हमारी वो जुगाड़ नहीं हो पा रही है, रहने दो, हमें नहीं चाहिए. ठीक है भाई, 60 इंप्लॉइज को ये ऑप्शन 70 इंप्लॉइज को ये ऑप्शन वेस्ट हुआ, उसमें से 60 इंप्लॉइज ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया. सो देखो अब वर्डिंग पर देखो, 100 को ऑप्शन ग्रांट किया, 70 लोगों को वेस्टेड हो गया, 60 लोगों ने एक्सरसाइज किया. तीनों में फर्क है. और ये पॉइंट्स जरूरी है समझना, आपको अकाउंटिंग करने के लिए बहुत जरूरी है, आपको कैलकुलेशन में काम आएगा. तो एक्सरसाइज मतलब एक्चुअल एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअली अब अप्लाई कर रहा है क्योंकि उसको ऑप्शन वेस्ट हो चुका है. मेकिंग एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय टू द कंपनी for issue of shares against option vested in him under the ESOP. एक्सरसाइज पीरियड. सर थोड़ी देर पहले आपने ऊपर बताया वेस्टिंग पीरियड, जो कि कंडीशंस का पीरियड होता है. एक्सरसाइज पीरियड मतलब वंस द ऑप्शन इज वेस्टेड, एक बार एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाए तो हो सकता है मैं उसको 15 दिन दे दूं, मैं उसको 30 दिन दे दूं, मैं उसको 1 महीना दे दूं, मैं उसको 3 महीना दे दूं कि भाई तू 3 महीने में, तेरे पास मैंने 3 महीने का टाइम दिया है, पैसे अरेंज कर ले, 3 महीने में तो ये शेयर अप्लाई कर लेना. 3 महीने का टाइम दे रहा हूं. तो ऑप्शन वेस्टेड होने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा 3 महीने का टाइम देना पड़ता है. 3 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, चाहे 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है कि सोच के बताओ कि आपको शेयर चाहिए कि नहीं, मतलब आप शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं. एक्सरसाइज पीरियड. सीधी बात है ना यार, एम्प्लॉय एलिजिबल तो हो गया पर बेचारे एलिजिबल एम्प्लॉयड को बोल दिया कि बेटा मैं तेरे को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बता शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, चल ठीक है कोई बात नहीं, टाइम्स अप. ये क्या होता है? ऐसे नहीं, थोड़ा सा समय देना पड़ता है उसको कि सोचने के लिए, पैसों की जुगाड़ वगैरह करने के लिए. दिस इज कॉल्ड exercise period, right? सर ये बात कंपनी खुद से डिसाइड करती है या आर्टिकल्स में इसके बारे में लिखा होता है? नहीं, ये कंपनी डिसाइड करती है, अलग अलग समय पर अलग अलग कर सकती है. इसके बारे में आर्टिकल्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आर्टिकल्स में सिर्फ ये लिखा हो सकता है कि कंपनी आगे चल के अपने इंप्लॉइज को ईसॉप इशू कर सकती है, कंपनी के पास राइट होगा ईसॉप का. दैट्स इट. ये लिख सकती है कंपनी अपने बायलॉज में. बाकी कि भाई एक्सरसाइज कितना होगा पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कितना होगा, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं होती. ये सब आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर्टिकुलर शेयर बेस्ड पेमेंट की होती है. इससे कोई आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से कोई इसका मतलब नहीं है. बच्चों एक्सरसाइज प्राइस मैं आपको बता चुका हूं. इट इज द प्राइस पेबल बाय द एम्प्लॉय. जितने प्राइस पर एम्प्लॉय ये शेयर खरीदेगा ये कंसेशनल हो सकता है फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू हिम अंडर द ईसॉस या ईसॉप. सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? रुक जाइए, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं. इंट्रिंसिक वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, रुक जाइए मैं आपको पहले बता रहा हूं. सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? आप लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू
मीन्स मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। एमपी 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 मतलब मार्केट प्राइस, ईपी ईपी मतलब एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस समझाने की जरूरत नहीं होती मुझे लगता है, मार्केट प्राइस आपको पता है क्या होती है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस ईपी एक्सरसाइज प्राइस। शेयर की मार्केट प्राइस माइनस शेयर की एक्सरसाइज प्राइस, इसको फेयर वैल्यू ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को फेयर वैल्यू ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को फेयर वैल्यू ऑफ शेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार देख लीजिए, एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू स्क्रैच कार्ड मिला इज इक्वल टू ग्रांट। स्क्रैच कार्ड जिस दिन स्क्रैच कर सकते हैं उस दिन ऑप्शन वेस्ट हुआ, और स्क्रैच कार्ड जिस दिन स्क्रैच किया उस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आगे चल के अपनी क्लासेस में लूंगा। थैंक यू सो मच गणेश, अच्छा एग्जाम्पल दिया है, छोटा मोटा लाइट वेटेड थोड़ा सा एग्जाम्पल सही किया है कि हाँ ये बात सही है। गूगल पे में जब आप कोई पेमेंट करते हो तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, पर उसमें कभी कभार लिखा होता है कि ये स्क्रैच कार्ड आप अपकमिंग डेट पे ही स्क्रैच कर सकते हो, अभी नहीं, ठीक है। और फिर जब आप स्क्रैच करते हो तो आप एलिजिबल हो भी सकते हो, आप एलिजिबल नहीं भी हो सकते हो, उसमें लिखा होगा सॉरी ऑफ बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा करके लिखा होता है शायद, या फिर आप एलिजिबल भी हो जाते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज द एक्सेस ऑफ द मार्केट प्राइस of share under ESOS over the exercise price of the option including upfront payment if any। सर ये क्या है सर? वैसे बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बताता है हमें, क्या मैसेज दे रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? सी, इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें यह मालूम पड़ता है कि कंपनी कितने का शेयर कितने पे दे रही है, कंपनी कितने का शेयर कितने पे दे रही है, जिससे कंपनी कितना एक्सपेंस, कितना कॉस्ट बियर कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट ऑफ ESOP borne by the company। कॉस्ट ऑफ ESOP borne by the company, कंपनी कितना ESOP का खर्चा बियर कर रही है। मैंने कहा कि भाई मार्केट प्राइस है 90 रुपीज और हम आपको इशू करेंगे 60 रुपीज पे, तो 30 रुपीज कंपनी इस ESOP की कॉस्ट बियर कर रही है। आप जानते हो 30 रुपीज का कंपनी का खर्चा है और इसी की तो हमें अकाउंटिंग करनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो अकाउंटिंग होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू की होगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ ESOP borne by the company, ये जरूर लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ ESOP borne by the company, दिस इज कॉल्ड
इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने सिर्फ आपको क्या किया, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा सिंपलर लैंग्वेज में समझा दिया। ये पॉइंट्स मैंने एज इट इज बुक के कॉपी किए ताकि आप मेन बुक वाले पॉइंट्स भी उसी लैंग्वेज में पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं सर हमें बुकिश लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, तो लीजिए बुकिश लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सिंपल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तो लीजिए भाई सिंपल लैंग्वेज। बेटा ये पॉइंट पेंडिंग है मेरी तरफ से, मत पढ़ना। फेयर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा समझाना, तो मैं अभी इसको पॉइंट को नहीं समझाऊंगा। ठीक है। अपफ्रंट पेमेंट का मतलब क्या? अपफ्रंट पेमेंट का मतलब ये कि हो सकता है हमने एम्प्लॉय को बोला कि अगर तेरे को ईसॉप चाहिए तो तेरे को 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आज ही पे करना पड़ेगा। अपफ्रंट पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट, एक तरीके से अपफ्रंट पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट। अंडर कंपनीज एक्ट 13 देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन एंड हेंस ये काट दो पॉइंट, ये पॉइंट काट दो, इसका कोई सेंस नहीं है। बस कंपनी तक कहता है कि मिनिमम 1 ईयर पीरियड होना चाहिए, वो हमने ऊपर भी पढ़ा था। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। ये तो हम अभी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में, पर अभी नहीं, ये बात की बात है। चलिए बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई पॉइंट में दिक्कत? सिर्फ मैंने ये वाला भी कवर कर लिया, मैंने सिर्फ मैंने एक पॉइंट कवर नहीं किया, दैट इज फेयर वैल्यू। मुझे याद दिला देना, शायद फेयर वैल्यू का पॉइंट मैं आज की क्लास में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। लालची नहीं हो जाती है, आप इसको ये समझ सकते हो कि भाई देखो कंपनी कह रही है कि यार हमें पता तो होना चाहिए कि कितने एम्प्लॉइज आगे चल के इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, हम उनके हिसाब से पूरा प्रोसेस करेंगे ना ईसॉप का, क्योंकि ईसॉप कर रहे हैं तो शेयर इशू करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सेबी से एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हो सकता है अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़े, ठीक है ना, उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो भाई ये सब बाद में हो, इससे पहले है हमें पहले ही मालूम पड़ जाए कितने एम्प्लॉइज ऑफर ले सकते हैं, ताकि हम उस हिसाब से तैयारी करके चले। तो कंपनी लालची नहीं होती, कंपनी बस ये जानना चाहती है कि कितने एम्प्लॉइज एक्चुअली इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आगे चल के। और टेक्निकली ये अपफ्रंट पेमेंट बोला जरूर गया है, बट जनरली होता नहीं है, जनरली इन प्रैक्टिकल कंपनी लेती नहीं है अपफ्रंट पेमेंट। ठीक है, क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर? चलो, अब आपको दो बातें बहुत ज्यादा समझानी है अच्छे से। एक तो ये टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, बट उससे पहले ये, चलो एक काम करो, छोड़ो उससे पहले ये नहीं, चलो अपन यहीं से चलते हैं, ये भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उसके बाद समझते हैं, चलो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, एग्जाम थ्योरी। याद दिलाना चाहता हूं वो चीज, जब तुम एग्जाम, जब तुम्हारे आते हैं, जब तुम्हारे एग्जाम आते हैं, जब तुम्हारे एग्जाम आते हैं, तो उस टाइम पे तुम बोलते हो कि सर थ्योरी बता दीजिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो अभी बता दे रहा हूं, एग्जाम में मत पूछना। ठीक है ना, अभी बता दे रहा हूं, एग्जाम में मत पूछना। क्लियर बेटा? अब एक काम करिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देना चाहता हूं, आप इन तीनों को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं,
आप 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इन तीनों को पढ़ लीजिए। हेलो निधि, वो रिफंड हो जाएगा, वो बेटा रिफंड हो जाएगा। अपफ्रंट पेमेंट अगर एम्प्लॉय ने दी है कंपनी को और बाद में उसको वेस्ट नहीं होता है या वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो वो रिफंड ले लेगा, वो उसको रिफंड ले लेगा, ठीक है। अच्छा क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बताइए ये 3 चीजें आपने पढ़ी, आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया? ये 3 चीजें अपन ने अभी पढ़ी, आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया? गाइस अपकमिंग संडे को आई एम प्लानिंग फॉर बायबैक, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन एंड एडिशनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस बाय आईसीआई डिस्कशन। फिर से बोल दूं, बायबैक का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन और एडिशनल क्वेश्चंस की जो शीट है जो मैंने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड की है, अगर कोई स्टूडेंट, मुझे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन बैंक डिस्कशन क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक मतलब जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया गया है रजिस्टर लेक्चर्स के साथ, अलग से क्वेश्चन बैंक। और एडिशनल शीट क्या है? एडिशनल शीट बेसिकली अगर आपके पास आईसीआई का नया मॉड्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आईसीआई ने 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर में नए ऐड किए हैं। और अगर नहीं भी है आपके पास नया मॉड्यूल, कोई बात नहीं, ऐसे केस में मैंने क्या किया है, जो भी क्वेश्चंस आईसीआई ने न्यूली ऐड किए हैं वो न्यूली एडेड क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल करके एक एडिशनल शीट बना ली है। और वो एडिशनल शीट बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं।
आपको टेलीग्राम पे जाने की जरूरत नहीं भी है। अगर आप मान लीजिए नए नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने परचेज किया है, आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे जाएंगे, जहां पर लेक्चर्स को डाउनलोड किया जा सकता है, ओपन लेक्चर्स, इनक्रिप्टेड लेक्चर्स, जहां पर लेक्चर वाइज शेड्यूल भी आपको मिलेगा, वहीं पर आपको एडिशनल शीट भी मिल जाएगी। हालांकि इसके बारे में डिटेल में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी। संडे के टाइमिंग अभी क्यों पूछ रहे हो बेटा, क्या सेंस, उससे मतलब क्या है संडे के टाइमिंग अभी पूछने से, कोई मतलब ही नहीं है। अभी मेरे को खुद को नहीं पता मैं कल क्लास कितने बजे लूंगा, 8:30 बजे लूंगा कि 8:45 बजे लूंगा, मेरे को नहीं पता। मैं संडे का कैसे बताऊं? संडे के मैं सच बताऊं तो संडे का मेरे को लिटरली बता रहा हूं, मेरे को ना क्लास लेने की इच्छा होती ही नहीं है। और हो सकता है मैं शायद संडे का ना प्लान करके फिर मैं मंडे का करूं, ये भी है। मैं संडे का जरूरी नहीं कि मैं संडे कह रहा हूं, संडे का ऐसा कि हाँ लगा तो मैं ले लूंगा, नहीं लगा तो शायद नहीं भी लूं। वापस आए बेटा, आप बता ही नहीं रहे हो बहुत देर से इन तीनों का मतलब क्या है। ये कह रहा है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, दूसरा कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, तीसरा शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद कैश ऑल्टरनेटिव्स। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। कोई बताएगा क्या मतलब है इनका? कोई बताएगा क्या मतलब है इनका? प्लीज जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। प्लीज जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। बस इसी टाइम पे हमारा भोलापन आ जाता है, बस यही तो है कि तुम्हारा, हाँ ये बात सच्ची बोले कि बस यहीं पर ना तुम लोग, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एक दूसरे को देखने लगते हो, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में हम यही बोलते हैं, फेस टू फेस क्लास में बच्चा एक दूसरे को देखने लगता है। और क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लास में टेंशन ही नहीं, हाँ दूसरा कोई बता देगा। संडे का टाइमिंग पूछ सकते हो चैट में, बट हाँ ये नहीं बता सकते हो कि सर क्या लिखा है। सर एंटिटी को कोई असेट लानी है तो वो शेयर्स भी इशू कर सकती है कैश के बदले। नहीं 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 नहीं, गड़ 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 गड़, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए कोई नहीं बता रहा तो मैं बता देता हूं कि क्या होगा। बेटा 3 टाइप से एम्प्लॉय को ऑफर कर सकते हैं हम शेयर बेस्ड पेमेंट्स। पहला इज इक्विटी सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड मतलब प्योर इक्विटी, मतलब हमने उसको बोला कि हम तुझे इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अगर हमने ग्रांट डेट पे कह दिया कि हम तुझे इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो दैट्स इट, हम तुझे इक्विटी देंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विटी सेटल्ड। अभी तक हम जितनी भी बातें ऊपर कर रहे थे ना, हम इसी को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे थे एक्चुअली। पर जो दूसरा वाला है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कैश सेटल्ड मतलब ये, मैंने मान लीजिए यहां ग्रांट किया और मैंने बोला कि ये है आपकी वेस्टिंग डेट, यहां आप एलिजिबल हो जाओगे। यहां जो भी मार्केट प्राइस आएगी, यहां जो भी मार्केट प्राइस आएगी
उसमें से ये जो ऑफर मैं आपको एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज प्राइस दे रहा हूं आपका 40 रुपीज। आगे चल के मार्केट प्राइस जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस आया 85 रुपीज, उसमें से एक्सरसाइज प्राइस जो तुम मुझे दोगे शेयर खरीदने के लिए, तुम एक काम करो, तुम मुझसे शेयर मत खरीदो, तुम मुझे 40 रुपीज मत दो, उल्टा 45 रुपीज प्रति शेयर कैश मुझसे ले जाओ। इसको बोलते हैं कैश सेटल्ड। कैश सेटल मतलब मैं तुम्हें शेयर इशू नहीं करूंगा, मैं तुम्हें शेयर इशू नहीं करूंगा। क्या यार, मैं तुम्हें शेयर इशू करूं, तुम मुझे पैसे दो, फिर तुम वो शेयर मार्केट में जाके बेच दो, बेहतर होगा तुम मुझसे ही कैश ले लो, डिफरेंस अमाउंट का कैश ले लो। मतलब मैं इतना अच्छा लालच दे रहा हूं कि अब शेयर मत लो, कैश ले लो। कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड कैश सेटल्ड ऑप्शन। तो सर ये अगर कैश में दे रहे तो फिर सर ये कैसे हुआ शेयर बेस्ड पेमेंट? बेटा ये कैश की वैल्यू डिसाइड कैसे हुई? कहीं ना कहीं शेयर की मार्केट प्राइस के बेसिस पे। मैंने बोला कि जो भी मार्केट प्राइस होगी उस टाइम पे, उसमें से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर देना, जितना तुम्हें मुझे पे करना चाहिए तो मुझे पे मत करो, उल्टा जो भी रिमेनिंग डिफरेंस आ रहा है वो मैं पे कर दूंगा। सर अब कोई एक इंसान खड़ा होकर बोलेगा कि सर मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए तब 30 रुपीज हो गई तो क्या करेंगे? तो ये कैश, तो सर उल्टा क्या उससे कैश लेंगे एम्प्लॉय से? नहीं नहीं नहीं, फिर ये ऑप्शन वेस्ट नहीं होगा। हमने तो बोला भाई कि बोला था भाई अगर मार्केट प्राइस 40 रुपीज से ऊपर चला गया तो तुम हमसे कैश ले लेना, नहीं गया तो मत लेना। दैट्स इट। मैंने आपको पहले ही बताया ये एक राइट है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है? सो बेटा दिस इज कॉल्ड कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड। सर ओ सर जी, आपके सिलेबस में कैश सेटल्ड की अकाउंटिंग नहीं बताई गई, याद रखिएगा। ठीक है ना? आपके सिलेबस में ये चीज फॉलो नहीं है, सिर्फ थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये बताया। आपके सिलेबस में इसकी अकाउंटिंग नहीं बताई गई। अच्छा, तो सर इसकी अकाउंटिंग कहां बताई गई है? सीए फाइनल में। इसकी अकाउंटिंग आपको सीए फाइनल में बताई गई है। मेरी बातों को हल्के में मत लिया करो। मैंने वो आपको पहले दिन से बोला था कि बहुत सारी बातें आपको सीए फाइनल में आसान हो जाएंगी। ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा सीए फाइनल में कंटिन्यू होने वाला है, बस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। कैश सेटल्ड क्या इसलिए भी होता है कि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो? यस, बिल्कुल। कंपनी नहीं चाहती कि बेवजह कंपनी, देखो सिर्फ कंट्रोल डाइल्यूट वाला बात नहीं है। रीजन नंबर 1 जो आपने बोला कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, बिल्कुल सही बोला कि यार कंपनी नहीं चाहती कि कंपनी में एक्सेस शेयर इशू किए जाएं, पब्लिक को इशू किए जाएंगे या एम्प्लॉइज को, कंट्रोल कंपनी के प्रमोटर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। छोड़ो यार, इससे क्या मतलब है, मत नहीं करते इशू। दूसरा रीजन, कंपनी के पास एक्सेस फंडिंग रखी हुई है, कैश, कंपनी के पास कैश रखा हुआ है, प्रॉफिट्स के फॉर्म में कैश रखा हुआ है, कैश प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, कंपनी वो बांटना चाहती है। आई बात है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? कंपनी वो कैश प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तीसरा रीजन, शेयर इशू करेंगे तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा, ये झंझटों में जाना ही नहीं है। कैश दे दो, खत्म, सीधा सीधा कैश दे दो, झंझटों में पड़ना ही नहीं है ये सब चीजों में। आई बात समझ में कि नहीं? सो ये सब चीजों के लिए होता है कैश सेटल्ड। बट द इंपॉर्टेंट इज आपके सिलेबस में कैश सेटल्ड की अकाउंटिंग नहीं बताई गई, सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़ा रहा हूं और नॉलेज के लिए। अब कोई मुझे तीसरा बता दे बाबा, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव, ये तो बता दो। नीचे लिखा भी हुआ है उसका पॉइंट क्या होगा, कोई बता दे। अरे बता दे, अरे भाई बता दे। दोनों मिल सकता है? नहीं, दोनों में से कोई एक मिल सकता है, चॉइस आपकी है। जब कंपनी एम्प्लॉय को चॉइस दे दे कि देख लो, शेयर चाहिए शेयर ले लेना, कैश चाहिए कैश ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। हां, अगर शेयर चाहिए
तो हम तुम्हें 10,000 शेयर्स देंगे इतने इतने प्राइस पे। पर अगर कैश चाहिए तो हम तुम्हें सिर्फ 9,000 रुपए, 9,000 शेयर्स के ऊपर ही कैश देंगे। यह भी हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, कैश सेटल्ड और क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव, कैश ऑल्टरनेटिव, ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में इसकी अकाउंटिंग नहीं है। कहां है? सीए फाइनल में। तो तुम्हारे सिलेबस में अकाउंटिंग किसकी है? सिर्फ नन्हे मुन्ने बच्चों को सिर्फ स्टार्टिंग में 1 बूंद का डोज दिया जाएगा, बाकी 2 बूंदें सीए फाइनल में। 1 बूंद जिंदगी की, 1 बूंद सीए इंटर की, बाकी ये तीनों बूंदें फिर से सीए फाइनल में दी जाएंगी। ठीक है, अभी तुम कुछ ज्यादा ही छोटे हो, तो इसीलिए तुम्हें बस 1 बूंद पिलाई जा रही है। फाइनल में तुम्हें 3-3 बूंदें दी जाएंगी, तुम बड़े हो जाओ। अब मुझे इसको बता दो, मतलब क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर दिस नाउ इसका मुझे मतलब बता दो, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। नालायक बच्चे, 1 नंबर के नालायक बच्चे। कुछ नहीं बता रहे, बिल्कुल नालायक बच्चे। ESOP is equal to future date plus future condition. ESPP is equal to present date plus future condition. ESPP में इंप्लॉय को तुरंत शेयर्स लेने का ऑप्शन दे देंगे और बाद में कुछ कंडीशन लगा देंगे कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद सर्टेन पीरियड तक कंपनी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, वो शुरू में पता नहीं किस बच्ची ने पूछा था सर स्वेट इक्विटी शेयर, आई डोंट नो किसने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। शुरू में मुझे ऊपर की चैट देखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में किसने स्वेट इक्विटी शेयर्स का नाम लिया था? मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। ये जो ESPP होता है ना, यही होते हैं आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स, यही होते हैं आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स। ESPP, एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान। अच्छा, विद्या ने पूछा था। तो ESOP और ESPP में कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है।
ESOP क्या होता है, जो अभी हम पढ़ के आए ऊपर, एम्प्लॉयज आर गिवन ऑप्शन टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट फ्यूचर डेट बेस्ड ऑन द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। मतलब पहले कंडीशन सेटिस्फाई करो और उसके बाद आपको शेयर्स मिलेगा। ऑप्शंस आर एक्सरसाइजेबल ओनली व्हेन द कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड बाय द एम्प्लॉय। इसमें लिखो इट मीन्स under ESOP, it means under ESOP there are vesting conditions. Under ESOP there are vesting conditions to be fulfilled. To exercise the option. There are vesting conditions to be fulfilled. जबकि जो ESPP होता है ना, here there are no vesting conditions. There are no vesting conditions. इसमें कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं होती, मतलब इसमें आपको ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो जाता है। Here option can be immediately wasted. वाह, that is on grant date. हाँ जी हाँ, सही सुना आपने। ईएसपीपी में, स्वेट इक्विटी शेयर में आपको कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन ऑप्शन ग्रांट किया उस दिन ही वेस्ट हो गया, इमीडिएटली वेस्टेड। इमीडिएटली वेस्टेड मतलब कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं। बट यस, हाउएवर there may be some post vesting restrictions or conditions. हाँ, पोस्ट वेस्टिंग कंडीशंस या पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस जरूर हो सकती हैं, जैसे कि ये शेयर नहीं बेच पाओगे मिनिमम 2 साल तक। अगर तुमने हमारी कंपनी का शेयर खरीद लिया है तो शेयर 2 साल तक सेल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, कैन नॉट सेल द शेयर आफ्टर एक्सरसाइजिंग for at least 2 years. ऐसा ESOP only given, only employee conditions fulfill करना पड़ेगा, it's right issue. At least 1 year completion of employment, कंपनी के लिए कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर दिया हो एक्सेट्रा, वही कंडीशंस है ना सर। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। यहां पर कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपको कंपनी में 2-3 साल तक काम करना पड़ेगा, हो सकता है आपको कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपने कंपनी के कुछ नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया, कुछ फाइनेंशियल्स अगर आपने कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग कर दिए, तो भी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। यहां पर कंडीशन कुछ नहीं होती, यहां पर कंडीशन कुछ नहीं होती। यहां पर ये समझो कि बेसिकली एम्प्लॉयर खुश होके
अपने इंप्लॉइज को शेयर दे रहा है, क्योंकि पास्ट में उसने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, पास्ट में उसने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बट हो सकता है शायद ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि शेयर ले लोगे ना, उसके बाद 2 साल तक बेच नहीं पाओगे। ठीक है, तो सर हमारे सिलेबस में दोनों की अकाउंटिंग करनी है। हाँ, मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगा। अकाउंटिंग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा, हल्का सा। सर प्रैक्टिकल आज से शुरू है, कांट से मुझे नहीं लगता कि आज प्रैक्टिकल शुरू हो पाएगा। आज से मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का एक छोटा सा ट्रेलर दे दूंगा प्रैक्टिकल का, पर प्रैक्टिकल बेसिकली कल से शुरू होगा। क्या लिखा है इसमें? एम्प्लॉयज आर गिवन ऑप्शन राइट टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी इमीडिएटली, लिखा है इमीडिएटली, not on the future date, not based on any future conditions. However, these options may carry post vesting restrictions such as lock-in period. Lock-in period, employee cannot sell the shares for a specified period. ठीक है, क्लियर? क्लियर बेटा? बोलो बच्चों बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल देखते हैं कितना हो पाता है, देखते हैं कैसा क्या। मेन प्रैक्टिकल तो कल से ही होगा, अभी थोड़ा सा टीजर वगैरह मिल जाएगा आपको प्रैक्टिकल का। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मेरा मानना है कि अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इस चीज पर, इस चीज पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जितना भी प्रैक्टिकल आने वाला है वो इसी पे ही आने वाला है। पूरी अकाउंटिंग हमारी इसी पर है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर लाल लाल शब्दों में, कॉस्ट ऑफ ईसॉप बॉर्न बाय द कंपनी। ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू एक तरीके से कंपनी के लिए कॉस्ट है, और हम जो इस चैप्टर में समझने वाले हैं, साला ये हम इतनी देर से जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसका? हमारे लिए इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस सॉल्व करना। सर किस टाइप के क्वेश्चंस, ये तो बता दीजिए। हाँ, अब मुद्दे पे आपने आए ना, अब पूछा आपने सही सवाल कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस। तो सर कंपनी अगर ये ईसॉप अपने एम्प्लॉइज को दे रही है तो कंपनी के लिए कुछ कॉस्ट हो सकती है ना, ठीक है ना, कंपनी के लिए कुछ कॉस्ट हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने मैचिंग प्रिंसिपल सुना होगा, मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, राइट? सर ये मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा या सुना तो है। क्या पढ़ा था आपने मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में? आपने मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में यह पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है कि जिस साल के रेवेन्यूज होते हैं उसके अगेंस्ट उसी साल के एक्सपेंसेस को भी मैच करते हुए हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब जब आप रेवेन्यू बुक करते हो तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने कौन से खर्चे किए आपको वो दिखाने पड़ते हैं। अब आप अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप दे रहे हो, दैट मींस आप अपने एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं शेयर्स दे रहे हो और उनको बोल रहे हो कुछ कंडीशंस हैं,
या फिर ऑलरेडी आप बोल रहे हो कि कंडीशंस वो उनको हो चुका है, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईएसपीपी। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि आप अपने इंप्लॉइज को शेयर देके ये कह रहे हो कि आपके लिए वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करेंगे, मतलब आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। ऑब्वियसली कंपनी, अगर कंपनी में एम्प्लॉय आपका सर्व करेगा, या अगर आप उसको कुछ परफॉर्मेंस टारगेट देते हो कि ना 1 साल के अंदर अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट कम से कम 3% से बढ़ जाना चाहिए, और अगर बढ़ गया तो मैं तेरे को शेयर दूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या है, आप उसको ऐसे टारगेट्स दे रहे हो जिसके बेसिस पर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको मैच करते हुए कॉस्ट भी तो दिखानी पड़ेगी ना। उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने क्या कॉस्ट बियर किया? आपने बियर किया एम्प्लॉय को शेयर देकर, और एम्प्लॉय को आपने शेयर देकर बियर किया। माइट भी आपने शेयर फ्री में दे दिया हो, माइट भी आपने वो शेयर सस्ता दे दिया हो, मतलब बहुत ही लो वैल्यू पर दिया हो, कंसेशनल प्राइस पे। सो बेसिकली अगर आपने वो शेयर कंसेशनल प्राइस पर दिया है या फ्री में दिया है, दैट मींस योर देयर इज समथिंग cost, there is some cost for you, and which you have to book, which you have to account for in your books of accounts. आपको अपने books of accounts में उस cost को दिखाना पड़ेगा, and that cost is called employee cost. This cost is called employee बेनिफिट एक्सपेंसेस। सर ये कहां लिखते हैं, कोई बताएगा? ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमने शुरू की क्लासेस में बात भी की थी। सर ये कहां लिखते हैं, कहां पर आता है ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? ये एक हेड है, पी एंड एल में। वेरी गुड, आपको याद आ रहा है ना, पी एंड एल में हम लिखते थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको बुक करना पड़ता है। तो अब हम उसकी अकाउंटिंग समझने वाले हैं। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि हम अभी तक जहां पढ़ चुके हैं वो आपको पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि यस अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम अकाउंटिंग समझने वाले हैं। किस चीज की अकाउंटिंग? अकाउंटिंग समझने वाले हैं ईसॉप और ईएसपीपी की। बाय प्रोवाइडिंग ईसॉप और ईएसपीपी कंपनी कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर कर रही है, और वो कॉस्ट को बुक करना जरूरी है। कंपनी को वो कॉस्ट को बुक करना जरूरी है। सर वो कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट बेसिकली शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट है। शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट मतलब शेयर्स को कंसेशनल प्राइस पे या फिर शेयर्स को फ्री में इशू करने की कॉस्ट है। तो सर वो तो लॉस हुआ? लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट है। क्यों सर कॉस्ट क्यों है? क्योंकि कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को शेयर कंसेशनल प्राइस पे इशू कर रही है या फिर फ्री में कर रही है, वो एक्चुअली देखा जाए तो फ्री फोकट में नहीं कर रही है, उसके बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ एडवांटेज हो रहा होगा, या फ्यूचर में एडवांटेज होगा, या ऑलरेडी एडवांटेज हो चुका होगा। अगर ऑलरेडी एडवांटेज हो चुका होगा इसीलिए कंपनी आज इमीडिएटली इशू कंपनी ऑप्शन वेस्ट कर रही है, मतलब वो ईएसपीपी। और अगर कंपनी को फ्यूचर में एडवांटेज होगा तो वो ईसॉप दे रही है। Company is definitely expecting some advantage from the employees, and that advantage basically in the form of increase in revenue, increase in income, whatever. And if there's an increase in revenue or increase in income because of this ESOP, definitely there must be the cost for that. Definitely there must be the cost for increasing such revenue. Definitely there must be the cost for increasing that income. तो उस कॉस्ट को भी बुक करना जरूरी है। दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर कि व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग फॉर ESOP. आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। अंडरस्टूड गाइस? यू हैव गॉट माई पॉइंट? समझ आया कि नहीं बच्चों? क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आया कि नहीं? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए ESOP का। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखिए ESOP का।
मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ईसॉप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ईसॉप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप लोगों को। लिखिए, on 1st April 2021, a company granted $200 options to each of its 500 एम्प्लॉइज। कंपनी ने अपने 500 एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया। कितने ऑप्शंस? 200 ऑप्शंस। यहां पर 200 ऑप्शन मतलब शेयर्स, मतलब हर एक एम्प्लॉय को 200 शेयर इशू किए जाएंगे। A company granted 200 options to each of its 500 employees. अच्छा, यहां पर 1/4/2021 means grant date. 1/4/2021 means grant date to each of its employees at an exercise price of 30 rupees each. एक्सरसाइज प्राइस कितना? 30 रुपीज। हम आपको 30 रुपए में शेयर इशू करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30 रुपीज ईच। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30 रुपीज ईच। क्लियर? आगे 30 rupees each. Option will be wasted after 2 years. Option will be wasted after 2 years subject to the condition of 2 years continuous employment with the in the company. मतलब क्या? हम आपको 2 साल बाद शेयर्स, मतलब हम आपको 2 साल बाद एलिजिबल कर देंगे इस ऑप्शन के लिए, अगर आप 2 साल तक कंपनी में काम करते हैं तो, मिनिमम 2 साल तक। क्लियर हो बेटा? सपोज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, that is 31st March 22, market price is 62। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने चेक किया कि कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है, देखा तो 62 है, एंड इट वॉज फाउंड दैट 40 employees left the job in first year. फर्स्ट ईयर के एंड में यह भी मालूम पड़ा कि 40 लोग तो चले गए। अरे वाह, 40 लोगों को हमें ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा, 40 लोग ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। At the end of second year, that is 31st March 23, market price becomes
market price becomes 75 and it was found that employees left the job. मालूम पड़ा 20 एम्प्लॉइज ने काम छोड़ दिया दूसरे साल में। चलो कोई बात नहीं, वो भी गए, इनको भी शेयर नहीं देना पड़ेगा, टेंशन खत्म। कैलकुलेट एम्प्लॉय एक्सपेंस relating to ESOP. Calculate employee expense relating to ESOP. Show journal entries also. सर यू रोट 25, हाँ मैंने 25, मैंने 20 बोल दिया होगा गलती से। 25 एम्प्लॉइज लेफ्ट द जॉब। ठीक है सर, ऐसा है कि जर्नल एंट्रीज तो शायद मैं आपको अभी इस क्लास में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम इतना ज्यादा परमिट नहीं कर सकता शायद, बट यस एक्सपेंस के लिए जल्दी मेरे साथ चलिए कि कैसे निकालेंगे। यहां लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस। एम्प्लॉय एक्सपेंस कैसे निकालेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा एक टाइमलाइन बनाऊंगा, आई कॉल इट टाइमलाइन। थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। देखिए हमने आपको ऑप्शन ग्रांट किया 1421 में, ऑप्शन वेस्ट होगा 31 मार्च 23 में। यह है आपका जीडी मतलब ग्रांट डेट, पूरा लिख देता हूं, ठीक है ना, और यह है आपका वेस्टिंग डेट वीडी, ठीक है ना, ये वेस्टिंग डेट। अच्छा यहां पर एम्प्लॉइज कितने थे 500, एक्सरसाइज प्राइस कितना था 30, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने थे 200 पर एम्प्लॉय। कंडीशन यह है कि आपको 2 साल कंपनी में काम करना है, तो 31 मार्च 22 आ गया, चलो यहां पर, ठीक है। ये मालूम रहा कि बॉस 40 लेफ्ट जॉब, 40 लोगों ने काम को छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, और 25 लेफ्ट द जॉब। यह भी मालूम पड़ा कि अगले साल हमने देखा तो 25 एम्प्लॉइज और जा चुके हैं। यहां पर मार्केट प्राइस है 62 रुपीज, तो आप मुझे यह बताइए कि यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा।
कंपनी का खर्चा, कंपनी को यहां क्या लगता है, अंदाजन एक कंपनी बोलेगी कि अभी साल खत्म हुआ नहीं है, अभी 101 और साल बचा हुआ है, पर अंदाजन हमारा कितना खर्चा है आज के मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए। आज मार्केट प्राइस 62 का है और हमने अपने एम्प्लॉय को ऑफर किया है 30 रुपीज में। हमें लगता है कि कुछ खर्चा तो है, कुछ कॉस्ट तो हमें बेयर करनी पड़ेगी। टेल मी, कॉस्ट इज 32। तो ये कॉस्ट के बेसिस पर एम्प्लॉय एक्सपेंस निकलेगा, एम्प्लॉय एक्सपेंस इसी कॉस्ट का निकलेगा। एम्प्लॉय एक्सपेंस इसी, सर क्या ये 32 फिक्स है? नहीं, अगले साल अगर मार्केट प्राइस बदल गया तो कंपनी का कॉस्ट भी बदल जाएगा। आज कंपनी करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बात कर रही है कि यार करंट मार्केट प्राइस 62 है और इंट्रिंसिक वैल्यू 30 है, तो हमें लगता है, हमारा अंदाजन, हमारा एस्टिमेट है कि 32 का हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। आई बात समझ में कि नहीं? यहां कंपनी के एम्प्लॉइज कितने हैं? तो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं 460 नंबर्स। कंपनी इनका भी अंदाजा लगा रही है, कंपनी बोल रही है 40 लोग चले गए, हमें नहीं पता कि कितने आगे जाएंगे, हम मान के चलते हैं कि हम तो 460 एम्प्लॉइज को ये ऑफर देंगे। तो मेरे कुछ बातों पर पहले समझने की कोशिश करिए। देखिए, कंपनी को हर एक ऑप्शन पर कितना खर्चा बेयर करना पड़ेगा? 32 रुपीज हर एक ऑप्शन पर। तो टोटल ऑप्शन कितने? 200 पर एम्प्लॉय। अब कितने एम्प्लॉय पर बेयर करना पड़ेगा वो भी हमें एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यार देखो 500 एम्प्लॉइज जा चुके हैं, 500 एम्प्लॉइज है, 500 में से 40 जा चुके हैं, तो हमारा अंदाजा है कि चलो बाकी 460 मान लेते हैं कि बाकी 460 एलिजिबल हो जाएंगे, बट ये एक अंदाजा है, ये आगे चल के बदल भी सकता है। तो मेरी बात को थोड़ा सा समझेंगे, अगर आपने लॉजिकली इसको समझा होगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि बच्चों जो एम्प्लॉय एक्सपेंस निकालते हैं ना, वो हम कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालते हैं। एस्टिमेशन होता है वो हमारा, जब तक हमारा आखिरी साल ना आ जाए। हां, जब लास्ट ईयर आ जाएगा तो हमें रियलिटी समझ में आ जाएगी कि वेदर देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट और नॉट। सो बेसिकली जितना भी हम एक्सपेंस निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो सब एक अंदाजे से निकाल रहे हैं, वो हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं। आप यूं कह सकते हो कि जैसे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं डेटर्स के ऊपर, बैड डेट्स का, जैसे हम किसी एक्सपेंस का प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वो हमारा एक एस्टिमेशन होता है। तो वैसे ही हम एम्प्लॉय एक्सपेंस का भी एक एस्टिमेशन क्रिएट कर रहे हैं कि यार हमें कितना कॉस्ट हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, एट फर्स्ट ईयर एंड 31st मार्च 22 को क्या होगा? हम बोलेंगे कि भाई 460 इंप्लॉइज इंटू 200 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, ठीक है, इंटू 32 रुपीज का खर्चा, इंटू 32 रुपीज का खर्चा पर ऑप्शन के ऊपर, 32 रुपीज का एक्सपेंस। कितना आया बच्चों? 29,44,000 रुपीज, 29,44,000 रुपीज। सर ये एक्सपेंस कितने साल का है? टेक्निकली ये एक्सपेंस 2 साल का है। ये एक्सपेंस 2 साल का है, ये एक्सपेंस 1 साल का थोड़ी है। क्या ये पूरा का पूरा 29 लाख रुपीज का एक्सपेंस पहले साल ही हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, ये 2 इयर्स का है। हम एस्टिमेशन कर रहे हैं ये ओवरऑल 2 इयर्स का है, तो डिवाइडेड बाय 2। अगर वेस्टिंग पीरियड 3 होता तो डिवाइड बाय 3। ये एक्सपेंस तो है, पर ये एक्सपेंस टोटल मिला के 2 साल का है। क्यों? क्योंकि हमें 2 साल में बेनिफिट होगा ना भाई। हम अपने एम्प्लॉय को बोल चुके हैं कि हमें 2 साल, तुम्हें कम से कम हमें 2 साल देने हैं, तो इन 2 सालों में हम अपने एम्प्लॉय से अच्छा खासा फायदा ले लेंगे, ठीक है ना। हम इन 2 सालों में अपने एम्प्लॉय से बहुत अच्छा फायदा ले लेंगे। तो अगर फायदा हमें 2 सालों में मिल रहा है, मैंने मैचिंग प्रिंसिपल की बात की थी, अगर बेनिफिट मुझे 2 सालों में मिल रहा है तो मुझे पूरे एक्सपेंस को भी तो 2 सालों में डिवाइड करना पड़ेगा ना, अपोर्शन करना पड़ेगा। तो कोई ये ना पूछे, चलो पूछ लेना, फिर भी बोल रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि सर ये हम पूरा एक ही साल में बुक क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों बे?
मतलब इसको दोस्ती यारी में समझो। क्यों बे, मतलब दोस्ती में। क्यों भाई, क्या बेनिफिट तेरे को एक ही साल में मिल रहा है क्या? नहीं, बेनिफिट भी 2 साल में मिल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय को तूने 2 साल रहने का बोला है। तो बेनिफिट तेरे को 2 साल में मिल रहा है, तो उसका खर्चा भी तेरे को 2 साल में बुक करना पड़ेगा। मैचिंग प्रिंसिपल। इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, एक ही साल हुआ है, ये हो गया 14,72,000। 14,72,000। सर ये क्या हुआ? ये हुआ आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस, पहले साल का, पहले साल का एम्प्लॉय एक्सपेंस, पहले साल का एम्प्लॉय एक्सपेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर सेकेंड ईयर हुआ, March 23। सेकेंड ईयर में क्या हुआ साहब? सेकेंड ईयर में मार्केट प्राइस, हमें सेकेंड ईयर के एंड में मार्केट प्राइस मिल गई 75, ये फिक्स हो गई, ये फाइनल हो गई। अब हम कह सकते हैं कि हमारा खर्चा एक्चुअली 32 नहीं था, 32 से ज्यादा था, पर क्या करें, हम थोड़ी मार्केट प्राइस फ्यूचर का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बताइए यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया? 75 माइनस 30, यहां पर हो गया 45 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। इंप्लॉइज कितने बचे? 460 में से 25 और गए, इंप्लॉइज बचे 435 नंबर्स। 435 नंबर्स, इंप्लॉय बचे आपके 435 नंबर्स। सेकेंड ईयर का खर्चा बुक करेंगे। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर का जो एक्सपेंस बुक करेंगे वो कैसे बुक करना है अभी आप कुछ सॉल्व नहीं करेंगे प्लीज बच्चों। एक तो साला ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि साला किसी बच्चे को देख पाते नहीं है अपन, तो पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो अभी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अभी कुछ कॉपी पेन मत चलाना, कैलकुलेटर मत चलाना, प्लीज देखना। सी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम हमेशा एस्टिमेट बेसिस पर एक्सपेंस निकालते हैं और आगे चल के ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा एस्टिमेट बदल जाए। तो अब देखिए हमारा एस्टिमेट बदल रहा है। हम बोलेंगे ओ माय गॉड, हमने तो 460 के अकॉर्डिंग एक्सपेंस निकाला, कोई बात नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट 435 के हिसाब से। तो अगर 435 लोगों को 200 ऑप्शंस दिए और एक ऑप्शन पर 45 रुपीस, एक ऑप्शन पर 45 रुपीस का खर्चा है, तो बताइए टोटल कितना खर्चा होगा? तो टोटल एक्सपेंस तो 39,15,000 हो जाएगा। ये टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। उसमें से बताइए कि कितना कॉस्ट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं पिछले साल। भाई टोटल कॉस्ट तो है, समझ में आया, पर टोटल में से कुछ बुक भी तो कर चुके हैं, कुछ रिकॉर्ड भी तो कर चुके हैं ना, भले वो एस्टिमेटेड बेसिस पे था। तो रिकॉर्ड कर चुके हैं 14,72,000। तो हम बोलेंगे 24,43,000 का खर्चा हमारा सेकेंड ईयर का है। ये हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी बुक कर चुके थे। 24,43,000 का एक्सपेंस हमारा सेकेंड ईयर का होगा। आई बात समझ में बच्चों? यहां तक क्लियर? टेल मी, इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, क्वेरी, डिस्क्रिपेंसी, आपत्ति, विपत्ति? सर अगर ये एक्सपेंस लेस होता है तो? लेस मतलब नेगेटिव? आप नेगेटिव में बात करना चाह रहे हो क्या?
सर 1472 का जो खर्चा है वो 2 साल का है। ओ बेटा बेटा जी, ओ बेटा जी, 1472 फर्स्ट ईयर का है, क्योंकि आपने डिवाइड बाय 2 किया था। फर्स्ट ईयर में जब आप खर्चा निकाले थे तो 460 इंटू 200 इंटू 32, फर्स्ट ईयर में आया था 29,44,000, आपने उसका डिवाइड बाय 2 किया था, ठीक है ना। आप बात को समझिए, हम फर्स्ट ईयर का खर्चा सेकेंड ईयर से लेस क्यों कर रहे हैं, ये नहीं है। फर्स्ट ईयर का टेंटेटिव खर्चा आया था 2944 टेंटेटिव खर्चा आया था। हमने बोला कि ओवरऑल 2 साल में 29,44,000 होगा, जिसका 1 साल का अपोर्शन ये बनता है। फिर हम सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर में हमारा एस्टीमेट बदल गया। अरे नालायक बच्चों, सब आपने सुना नहीं क्या, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता तो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। तो बेसिकली मैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ओ गड़बड़ हो गई यार, मैंने तो पिछली बार गलत एक्सपेंस बुक कर लिया। तो मैं बोलूंगा गलत नहीं किया, सिर्फ एस्टीमेट गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं क्यूमुलेटिवली देख लेता हूं कि चलो कोई बात नहीं। अगर शुरू से 435 इंप्लॉइज होते, अगर शुरू से 45 पता होता, तो मैं शुरू से 39,15,000 के हिसाब से इंप्लॉय एक्सपेंस बुक करता। उसमें से कितना कर चुका हूं, 1472, बाकी अभी कर लो, दिक्कत क्या है। अगर मुझे पहले दिन से पता होता 435 इंप्लॉइज है, अगर मुझे पहले दिन से पता होता 45 इंप्लॉइज है, तो मेरा टोटल एक्सपेंस 39,15,000 आता। उसमें से कितना एक्चुअली बुक कर चुका हूं ऑलरेडी, गलत हो या कुछ भी हो, तो बाकी ये सही बुक कर लिया। क्यूमुलेटिवली चल रहा हूं मैं, समझो। मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये 435, अगर ये 45 मेरे को पहले साल में ही पता होते, पहले साल में ही पता होते, तो क्या होता, कहीं ना कहीं ये 39,15,000 डिवाइड बाय 2 करके मैं पहले साल में 39,15,000 डिवाइड बाय 2, मैं कहीं ना कहीं पहले साल में 19,57,500 बुक कर लेता। कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट ईयर में ये होता, हुआ नहीं है, होता। फर्स्ट ईयर में मेरे पास ये होता, जबकि फर्स्ट ईयर में कितना है 1472, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस है 485,500 का। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि मैंने फर्स्ट ईयर में 485,500 का एक्सपेंस कम बुक किया। मुझे बुक करना चाहिए था 19,57,500, जबकि मैंने बुक किया 14,72,000। तो मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में 4,85,500 का एक्सपेंस कम बुक किया। तो इतना कम किया ना, इतने से इसको अगले साल बढ़ा दो। तो जो अगले साल तुम्हारा आ रहा है, ये देखो, ये देखो रे देखो, जो पिछले साल मैंने कम बुक किया 485,500, तो तुमने इस बार 2443 में से 485,500 माइनस करो, तुम्हारा आएगा 19,57,500। तो 19,57,500 सेकेंड ईयर का तो बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। पर हां 485,500 एक्सेस बुक कर रहा हूं, उसका कारण क्या है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में कम बुक किया था। मैं प्रूव कर रहा हूं इस बात को, मैं इस बात को सिर्फ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले साल मैंने 485,500 कम बुक किया था, जिसको मैं अभी बुक कर रहा हूं। बाकी सेकेंड ईयर का जो नॉर्मल बुक होना चाहिए वो तो कर ही रहा हूं। आई बात समझ में कि नहीं? ओ बेटा जी, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? आप अगर ये कहते हो कि सर ये वाला खर्चा बुक हो जाना चाहिए, जो कि सही भी है 1957, इसका मतलब मैंने पिछले साल कम किया बुक। कितना कम किया सर? 485,500। तो ठीक है, इस बार हम ज्यादा बुक कर लेते हैं 485,500 से। समझ आया कि नहीं? क्लियर? जल्दी बोलिए। चलो, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हम लेक्चर को ओवर करते हैं यहीं पर। जर्नल एंट्रीज मैं आपको आज नहीं करवा रहा हूं, जर्नल एंट्रीज हम बाद में करेंगे। अभी मुझे बताइए, लेक्चर को ओवर करने से पहले अगर आपको कोई और डाउट पूछना हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इस लेक्चर को ओवर किया जाए। हाँ बेटा जीनू, मुझे अभी एक काम करना, अभी मुझे व्हाट्सएप या मुझे अभी कॉल मत करना, मुझे अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दो ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाए। व्हाट्सएप पे लगभग 100 मैसेजेस पेंडिंग है,
तो आपका मैसेज नीचे चला गया होगा। मुझे अब भी बस अभी मेरी क्लास खत्म हो और मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सो दैट मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर लूँ। अरे व्हाट्सएप में ऐसा एक्चुअली हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, क्या है कि मैं बच्चों को लिमिटेड रिप्लाई कर पा रहा हूँ। लगभग टेंटेटिवली 90 से 100 मैसेजेस पेंडिंग है जो मैं देख नहीं पाया हूँ। तो मैं एक दिन बैठूंगा अच्छे से रात को आराम से, हो सकता है प्रोबेबली सैटरडे नाइट को, ताकि संडे को मैं कुछ ना हो मेरे पास क्लासेस करने का, तो मैं एक बार इकट्ठा बैठ के सबके रिप्लाई कर दूंगा। सर आपके लेक्चर के लिए कितना अप्रॉक्स स्टोरेज रिक्वायर्ड है? यार इफ आई एम नॉट रॉन्ग 64 GB की पेन ड्राइव जाती है जनरली, 64 GB की पेन ड्राइव जनरली जाती है अगर कोई पेन ड्राइव से ऑर्डर करता है तो एडवांस अकाउंट्स के लेक्चर के लिए आप टेंटेटिवली 64 GB की पेन ड्राइव अरेंज कर सकते हो, या 64 GB आपके लैपटॉप में खाली होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपके मान लो लैपटॉप में स्टोरेज कम है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप पहले कुछ लेक्चर्स को डाउनलोड करो या फिर कॉपी करो, फिर वो देख लिए तो उनको डिलीट करो, फिर दूसरे लेके आओ, ऐसा। तो सर जो डिलीट कर दिया उसको वापस से देखना हो तो कोई बात नहीं, वापस से डाउनलोड कर लेना, वो चल जाएंगे, दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास को खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।